नमस्कार प्रणाम, मैं दमन तिवारी हूं और हम लोग बात कर रहे हैं एलएलबी 3 इयर्स कोर्स, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी 3 इयर्स कोर्स थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर का। सवेरे हमने एक ऑप्शनल का वीडियो डाला हुआ है, उसका इलेक्शन लॉ का डाला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ग्रुप में। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं पेपर कोड 505B, पेपर 5 इलेक्टिव ग्रुप्स, क्रिमिनल ग्रुप्स B2, पेपर 2 क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का। क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी का जो आपका सिलेबस है उसमें पहली यूनिट में उसका नेचर स्कोप आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको क्राइम का भारतवर्ष में क्राइम का जो नेचर है, क्राइम का जो एक्सटेंट है, क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी का क्या मतलब है, मीन्स अपराध शास्त्र का और जो आपराधिक विधि है उसका क्या संबंध है आपस में। जनरल अप्रोचेस टू क्राइम कंट्रोल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, स्मगलिंग इन नारकोटिक्स वगैरह, व्हाइट कॉलर क्राइम, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जिसमें एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स है, क्राइम इन द प्रोफेशन है, प्रिपरेटर्स ऑफ ऑर्डिनरी क्राइम है, द सिचुएशनल क्राइम है, द क्रॉनिक ऑफेंडर है, क्रिमिनलिटी ऑफ वुमेन है, यंग ऑफेंडर है। तो जो कुल मिलाकर के क्रिमिनोलॉजी का अगर एक सारांश समझे, समरी समझे, तो क्रिमिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि अपराध का शास्त्र, और उसके अंतर्गत आप किसी की आइडियोलॉजी को, क्यों वो अपराधी बना, आखिर किस कारण से अपराधी बना, क्या चीज़ है उसे जो प्रभावित करती है, क्या चीज़ है जो उसे फैसिनेट करती है, क्या चीज़ है जो मजबूरी में अगर वो बन रहा है तो इस प्रकार से जो एक कहें कि एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति से जो उसके अपराधी बनने का जो यात्रा है उसका अगर अध्ययन करें तो अपराध शास्त्र है। और इसी में पेनोलॉजी भी है, दंडशास्त्र भी है, किस प्रकार से किस मात्रा में उसको दंड मिलना चाहिए, और क्या दंड इसलिए मिलना चाहिए कि उसे पीड़ा हो, प्रताड़ित करने के लिए मिलना चाहिए, या इसलिए मिलना चाहिए कि वो एक बार दंडित होकर के जब बाहर निकले या उस जो भी दंड है उससे बाहर आवे तो फिर उसकी जो दिशा दशा है वो बदले। दिशा दशा बदलने से मतलब है कि उसमें कुछ सुधार हो। तो दूसरी यूनिट जो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी की है, जिसमें लोम्ब्रोसो को खूब पूछा जाता रहा है, और जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं इसमें आप मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी करके है, और यूनिट 3 जो है वो भी इसी पर रिलेटेड है, और यूनिट 4 जो है क्रिमिनल जस्टिस स्ट्रक्चर, क्रिमिनल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सिस्टम को लेकर के है, सब चीज़ों को लेकर के, नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट वगैरह भी है आपके सिलेबस में। तो हम लोग अब एक एक करके उन सारे सवालों की, उन सारे टॉपिक्स की बात करें जो आपके विषय के हिसाब से जरूरी है। एक सवाल, क्रिमिनोलॉजी का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और क्रिमिनल लॉ का क्रिमिनोलॉजी का संबंध क्या है। और जिस समय आप ये पढ़ रहे हैं उस समय आपको ये भी देखना है जो नया वाला भारतीय न्याय संहिता जो आई है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मैं कहूँ कि भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता हुई है, तो दंड से न्याय की जो अवधारणा आई है, नई अवधारणा, नया कंसेप्ट जो आया है, तो वो भारतीय न्याय संहिता और क्रिमिनोलॉजी का क्या आपस में संबंध है। अब आईपीसी को ना कहकर के हम लोग बीएनएस की बात करेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ें तो जो जनरल अप्रोचेज हैं क्राइम, जो जैसे अलग अलग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या होता है, व्हाइट कॉलर क्राइम का मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं गिरोहबंद अपराधी या सफ़ेद पोश अपराधी, उसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार से आपसे चीज़ें पूछी जाती रही हैं। और इन्हीं में जो छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में आपसे ये भी पूछा जाता रहा है कि जैसे नीचे से आप देखिए कि यंग ऑफेंडर या वुमेन की जो क्रिमिनलिटी है, या सिचुएशनल क्राइम का मतलब क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 24 घंटे अपराधी होता है, कुछ खास समय पर उसे किसी खास चीज़ ने आकर्षित किया, या किसी खास कोई ऐसी घटना हुई, सिचुएशनल क्राइम जो लिखा हुआ है, कोई एक सिचुएशन अराइज हुई, उससे वो गलत काम हो गया, उससे वो अपराध हो गया, उससे गलती हो गई। तो क्या जो सिचुएशनल क्राइम है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं, क्या उनमें अंतर है, उनकी मेंटालिटी का क्या अंतर है, यंग ऑफेंडर्स को क्यों खास तौर पर अलग रखना चाहिए, उनके विचारण के, उनसे बातचीत, पूछताछ का जो रवैया है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, जो अभ्यस्त अपराधी हैं उनके तुलना में अलग। तो यहाँ से इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में अगर बात करें तो जो लोम्ब्रोसो की जो विचारधारा है, मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी और सदरलैंड का डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है, ये तीनों आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे ए बी करके पूछा गया है, सवाल को बड़ा करने के लिए आपसे पूछ लिया गया कि मल्टीपल कॉजेशन थ्योरीज के विषय में बताइए, या सदरलैंड के डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरीज के बारे में बताइए, या रेकलेस या जो लोम्ब्रोसो है किसी की एक की थ्योरी पूछ ली गई। तो कम से कम आपको 2 लोगों की थ्योरी तो मजबूत, अच्छे से, कायदे से पढ़ करके जाना ही जाना है, उसको आप देख करके जाइएगा। 2 सवाल आपको बड़े वहाँ से मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किसी का नाम लिख करके मिले सीधे, या किसी का नाम लिख करके थ्योरी साथ में मिल जाए। कभी कभी उनकी जो विचारधारा है, या उनका कोई कहा गया कोई स्टेटमेंट है, कोई वक्तव्य है, वो ऊपर लिखा होता है। तो लोम्ब्रोसो का आपने कोई ऊपर स्टेटमेंट देखा, या सदरलैंड का आपने कोई अपना ऊपर वो देखा, क्रिमिनोलॉजी के विषय में, क्रिमिनल की विचारधारा के विषय में कहा गया कोई कोट देखा, वक्तव्य देखा, स्टेटमेंट देखा, तो तुरंत समझ आइए कि हमें क्या लिखना है, हमको किस पॉइंट पर पहुंचाना है। उसके बाद जब तीसरी यूनिट पर हम जाते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कॉजेशन ऑफ क्राइम के, अपराध को गठित करने के, अपराध को जन्म देने के जो कारक हैं, जो कारण है, उसके विषय में आपको चर्चा करनी होती है।
अब बेशक कोई इन्वायरमेंट हो, वातावरण हो, एक व्यक्ति जो ऐसे माहौल में पल बढ़ रहा है, एक बच्चा जो ऐसे माहौल में पल बढ़ रहा है जहाँ पर उसने अपराध होते हुए देखा है, अपराध होने के बाद किसी को खुश होते हुए देखा है, तो इन्वायरमेंट का, होम का या किसी कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस का उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। तो फैक्टर्स जो है आपके लिए ज़रूरी हैं, फैक्टर्स को आप देख भी लीजिएगा। द घेटो पे भी छोटा कहें कि उसको शॉर्ट नोट जैसा लिखने के लिए आता है, मतलब उसी लॉन्ग आंसर में अगर 2-3 हिस्सों में बांट दिया जाए तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। उसमें जो नीचे अगर देखें तो जो ये एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट शेड्यूल काडर्स वाली जो शेड्यूल काडर्स वाला टॉपिक है, ये भी कई बार आपसे पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो क्रिमिनल जस्टिस का जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ का, जो क्रिमिनल जस्टिस का कहें कि एक हायरार्की है, उस हायरार्की के अंतर्गत क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो पुलिस की व्यवस्था है, या कहें कि जो पुलिस के पास जो ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, पुलिस एक्ट के अंतर्गत, यहाँ पर आपको पुलिस एक्ट भी रेफर करना पड़ेगा। तो पुलिस एक्ट के अंतर्गत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम लोग का है, उसमें पुलिस की भूमिका, पुलिस की पावर्स, पुलिस के फंक्शंस, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसके साथ में उनके पास, अब चूंकि आपके सिलेबस में सीआरपीसी लिखा हुआ है, अभी बीएनएसएस आ चुका है, तो जो उनके पास सर्च करने का, सीज करने का, और शुरुआत वाली यूनिट में अगर जाएं तो किसी यंग ऑफेंडर से कैसे डील करना है, किसी महिला अपराधी से कैसे डील करना है। तो महिला अपराधी से डील करने का मतलब है कि उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि महिलाओं के साथ महिलाएं डील करेंगी। युक्त यही होगा कि महिलाएं ही डील करें, उनकी गिरफ्तारी, उनके सर्च, उनके वारंट, किसी भी वारंट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो पुलिस की शक्ति है, एक तो सामान्य शक्ति हो गई, लेकिन जिस समय वो यंग ऑफेंडर्स को डील कर रहा है या सिचुएशनल किसी क्राइम को डील कर रहा है, किसी एक ऐसे व्यक्ति से वो बातचीत कर रहा है जिससे वो गलती से हुई है चीज़, मतलब ऐसा प्रथम दृष्टया लग जाता है, प्राइमा फेसाई लग जाता है पुलिस वालों को या किसी भी आम व्यक्ति को, तो उससे डील करने का जो पुलिस का रवैया तरीका है, और दूसरे व्यक्ति से जो, मतलब जो अभ्यस्त अपराधी है, अंतर है उसमें, थोड़ा सा अंतर है। तो वहाँ पर उनकी जो पावर्स हैं, उनके फंक्शंस है, वो देखिएगा। उसके बाद नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट आपसे खूब पूछा गया है। पहली चीज़ तो ये समझिए कि नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट पेश क्यों की जाती है, और ऐसा नहीं है कि नेशनल कमीशन, ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये एक बार आई है या एक बार की ही बात है। आए दिन जैसे सुधारों की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर सुधार की बात करें तो तमाम सारी कमिटीज़ बनती रहती हैं। तो वैसे ही जो पुलिस के कार्य व्यवहार से संबंधित तमाम सारी चीज़ें हैं, इसमें नई चीज़ें अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, और कहें कि उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, नवीनीकरण की आवश्यकता है, बोले रिन्यू करने की आवश्यकता है। तो वहाँ पर जो नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट है, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके लिए ज़रूरी है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा कि क्या कहा गया था इन रिपोर्ट्स में। मैं दोबारा कहूँगा कि स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी को लेकर के बहुत ही सजग होकर के जाइएगा। कई बार लोम्ब्रोसो की बात हम लोग सदरलैंड में लिख करके आते हैं, या मल्टीपल कॉजेशन में थोड़ा बहुत हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो प्रयास ये करिएगा कि थ्योरी जब आप पढ़ रहे हो, चाहे सदरलैंड की पढ़ रहे हो, चाहे जिसकी भी पढ़ रहे हो आप, तो सोशल वल्नरेबल थ्योरी है रेकलेस की, तो सदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है। तो जैसे आप उसमें क्रिमिनोलॉजी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि सदरलैंड ने कोई कोट दिया है, कोई इन्होंने लोम्ब्रोसो ने कोई कोट दिया है, या रेकलेस का कोई ऐसा थॉट है, कोई ऐसा विचार है, कोई ऐसा कोट है, क्योंकि वो आपसे ऊपर मान लीजिए क्वेश्चन में सीधे ना पूछा गया कि फला की थ्योरी बताओ। मान लीजिए पेपर थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा आता है, कभी कभी लोग शिकायत भी करते हैं, कमेंट में आकर के लिखते हैं कि आपका बताया हुआ सवाल नहीं आया। ये वो लोग भी हैं, मतलब जिस दिन आया उस दिन कहने के लिए कोई नहीं आता। तो सीधा सवाल मिल जाए, इसकी अब उम्मीद कम करिए, क्योंकि आप तीसरे वर्ष में हैं, 5वें सेमेस्टर में हैं, एक सेमेस्टर और है, उसके बाद आपको निकल जाना है। तो थोड़ी सी परीक्षा विश्वविद्यालय आपकी ले सकता है, थोड़ी सी आपको पेचीदगी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, तो उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जो अपने पढ़ने का दायरा है, तरीका है, थोड़ा सा उसको वृहद करके जाइए, थोड़ा सा उसको सकरे में पढ़ करके मत जाइए कि बस बिल्कुल मैंने मल्टीपल कॉजेशन मैं देखूंगा तभी मैं लिखूंगा। हो सकता है आपसे जो पूछा गया है उसको पढ़ने के बाद आपको मल्टीपल कॉजेशन पे ही जाना था, लेकिन आपको उस 3-4 लाइन में मल्टीपल कॉजेशन कहीं दिखा ही नहीं, सदरलैंड कहीं दिखा ही नहीं, लोम्ब्रोसो कहीं दिखा ही नहीं, क्रिमिनोलॉजी आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिखा, तो वहाँ पर आप संकट जैसा महसूस करते हैं। तो खैर, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मुझे लगता है आपका ये आखिरी पेपर है, और लगता क्या है शायद आपका आखिरी पेपर ही है। 5 सेमेस्टर आपके बीत चुके हैं, बस एक सेमेस्टर बाकी है। तो बस उसके बाद आप लोग सब अपना जीवन बेहतरी से व्यतीत करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और थोड़ी जल्दबाजी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे ऑप्शनल के पेपर हैं और कई सारी बातें हम लोगों को, अन्य लोगों से भी करनी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके इस 5 सेमेस्टर के अवसान पर, और अगले सेमेस्टर में मिलेंगे। बाकी कुछ भी नया अपडेट होगा आपके समक्ष लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहेगा मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।